श्वास के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। श्वास हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। भोजन के बिना हम 1 महीने तक जीवित रह सकते हैं, ऐसा साइंस कहता है। पानी के बिना भी कुछ दिनों तक तो जीवित रहा जा सकता है, लेकिन श्वास के बिना कुछ मिनट भी जीवित रह पाना मुश्किल है। इतना महत्वपूर्ण है हमारा श्वास। लेकिन क्या सिर्फ श्वास का लेना और छोड़ना ही इम्पोर्टेंट है या इससे आगे भी कुछ है? जैसे हम एग्जाम्पल लें, भोजन को सिर्फ खाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हम कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। इस पे ही डिपेंड करता है हमारा स्वास्थ्य। अगर भोजन सही होगा, सही समय पे होगा, उचित मात्रा में होगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। बट अगर भोजन अच्छा नहीं है, सही समय पे नहीं है, तो हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। तो वैसे ही श्वास पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर हमारा जो श्वास लेने का तरीका है वो सही है, सही अमाउंट पे हम श्वास ले रहे हैं, सही तरीके से ले रहे हैं, तो हमारा स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। बट अगर इसके तरीके सही नहीं हैं और सही अमाउंट पे नहीं है, तो हमारा स्वास्थ्य पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव डालता है और हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगता है, जिस चीज़ पे हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और इस वजह से भी कई लोग बीमार हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरे स्टूडेंट, मेरे क्लाइंट्स और पेशेंट पे, और जो मैंने थ्योरेटिकली भी पढ़ा है और प्रैक्टिकली जो ऑब्जर्व किया है, वह यही किया है कि जितने भी पेशेंट्स को मैंने देखा, उनके श्वास बहुत छोटे होते हैं, छिछले होते हैं और उल्टा चल रहे होते हैं, जिस वजह से कई तरह की बीमारियां उन्हें हो रही होती हैं और उनको भी ज्ञात नहीं होता। वो दवाइयां खाते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं और कोई इस विषय में बताता भी नहीं। बट जब मैंने उनको ये कॉन्सेप्ट समझाया और उनके श्वास के रिदम को ठीक किया, उसके तरीके को चेंज किया, तो उनके हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट्स होने लगा, उनका हेल्थ काफ़ी बेहतर होने लगा। और मैंने ऐसे भी देखा, मेरे कई ऐसे क्लाइंट्स और स्टूडेंट मुझे मिले जो पिछले कई सालों से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, पिछले 20 साल 25 साल से प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, बट मल्टीपल डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, बड़े बड़े बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। जबकि प्राणायाम करने से हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बट वो बीमारी से क्यों सफ़र कर रहे हैं और वो घंटों प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं। तो जब मैंने देखा कि उनकी जो प्राणायाम करने के तरीके थे, उसमें जो श्वास लेने का तरीका था वो गलत था, उल्टा था। जैसे चलना चाहिए, श्वास जैसे होना चाहिए वो ना होके उसका तरीका गलत था। तो जब तरीका गलत होगा तो परिणाम भी गलत होगा। जैसे मैंने भोजन का एग्जाम्पल दिया, अगर भोजन ही गलत होगा तो उसको खा के हम बीमार ही होंगे। वैसे ही श्वास लेने का तरीका अगर हमारा सही नहीं है तो वो हमारे हेल्थ पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, माइंड पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो इसको ही आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि श्वास का हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है और श्वास हमें कैसे लेना चाहिए, क्या सही तरीका है, क्या गलत तरीका है। तो इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो गलत तरीके जिससे लोग श्वास लेते हैं, और उसे फिर हम बात करेंगे कि कैसे उसे हम सुधारें और कैसे उसे हम ठीक कर सकते हैं, उसके तरीके क्या होने चाहिए। तो योगिक कॉन्सेप्ट के अनुसार श्वास हर इंसान 3 तरीके से लेता है और एक चौथा, जब उन 3 तरीकों को हम ऐड कर देते हैं तो चौथा तरीका बनता है। तो 3 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है उदरीय श्वसन, जिसमें स्टमक का मूवमेंट्स होता है। दूसरा तरीका है वक्ष श्वसन, जिसमें चेस्ट का मूवमेंट होता है। तीसरा जो तरीका है स्कंध श्वसन, जिसमें कॉलर बोन का मूवमेंट होता है। जब इन तीनों तरीकों को मिक्स कर दिया जाता है और इन तीनों श्वसन को मिक्स करके एक साथ श्वसन लिया जाता है तो इसे योग ब्रीदिंग कहते हैं। प्राणायाम करने से पहले योग ब्रीदिंग का अभ्यास करना चाहिए, बट आजकल मैक्सिमम लोग जो प्राणायाम कर रहे हैं उन्हें ये पता ही नहीं कि योग ब्रीदिंग है क्या, श्वास लेना कैसे चाहिए। लोग प्राणायाम कर तो रहे हैं बट उनको तरीका नहीं पता प्राणायाम करने का। इस वजह से प्राणायाम करने का जो बेनिफिट्स उन्हें मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। कई सालों से लोग प्राणायाम करते जा रहे हैं और कई लोगों को तो फायदा होने की जगह पे नुकसान हो रहा है। तो इसे ही हम समझने का प्रयास करते हैं, तरीका सही क्या और गलत क्या। श्वास जो आपका चलना चाहिए और जैसे आज लोगों का चल रहा है, हठ योग में कहा गया है चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, योगी स्थानत्व मापनोति ततो वायुम निरोधयेत। इसका मतलब होता है कि यदि हमारा श्वास चंचल है तो मन भी चंचल होता है, और अगर हम श्वास को स्थिर कर देते हैं तो हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। इसीलिए योगियों को श्वास को स्थिर करने का प्रयास करके अपने मन पे स्थिरता प्राप्त कर लेना चाहिए। इसीलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ऐसे हठ योग में कहा गया है। तो अब देखिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। एक आम इंसान जो बीमार है, परेशान है, तनाव में है,
जब मैंने ऐसे डेली हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उन पे मैं ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूँ। पिछले कई साल से मैंने इस पे स्टडी किया, थियोरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी। मैंने देखा जितने पेशेंट्स आते हैं उनके श्वास कैसे चल रहे हैं, उनके श्वास छिछले हैं, धीमे हैं, छोटे हैं और उल्टे हैं। तो उल्टा श्वास कैसा होता है इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली जब हमारा श्वास लेते हुए छाती ऊपर जाने लगता है और नीचे जाने लगता है तो इसे वक्ष शोषण कहता है, और मैक्सिमम लोगों का श्वास ऐसे ही चलता है, जबकि ऐसा नहीं चलना चाहिए। चलना कैसे चाहिए इसकी बात हम बाद में करेंगे। जो मिस्टेक हो रहा है और उसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं उसकी बात हम पहले करते हैं। होता क्या है कि जब हम वक्ष शोषण लेते हैं, मैक्सिमम लोगों को आप भी देखेंगे, अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो आप ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए अपने आप को, और अगर आप सही हैं तो अपने आसपास जो लोग हैं उनको। तो आप देखेंगे मैक्सिमम लोगों की आप देखेंगे श्वास उल्टे चल रहे हैं। हो क्या रहे हैं कि श्वास लेते समय छाती उनका एक्सपेंड कर रहा है और श्वास छोड़ते समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो इस श्वसन से होता क्या है, इसे वक्ष श्वसन कहा जाता है, थोरेसिक ब्रीदिंग कहा जाता है। इस पे जनरली होता है कि हम एक छोटा सा श्वास लेते हैं फिर छोड़ देते हैं और श्वासों के प्रति हम अवेयर भी उतना नहीं होते। जब श्वास हमारा छोटा होता है और फास्ट चलने लगता है तो होता क्या है कि चेस्ट एक्सपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसे होता क्या है कि चेस्ट जब एक्सपेंड करता है और श्वास बहुत गहरा नहीं होता तो हमारे जो लंग्स के एल्वेलाई हैं वो पूरा ओपन नहीं हो पाते। कुछ ही एल्वेलाई जो ऊपर के होते हैं वो ओपन होते हैं और वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और मैक्सिमम जो एल्वेलाई हैं जो नीचे लंग्स के नीचे की तरफ होते हैं वो ओपन नहीं हो पाते और वो बंद ही रहते हैं। बंद रहने पे क्या होता है, इसमें समय के साथ टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने लगते हैं, और टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने के बाद वो हमारे रिस्पिरेटरी हेल्थ को खराब करते हैं और हमें रिस्पिरेटरी डिजीज होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि जब हम शॉर्ट ब्रीदिंग लेते हैं तो एक तो एल्वेलाई का प्रॉब्लम कि वो बंद होने लगते और उसमें टॉक्सिन्स डिपॉजिट होने लगता और शरीर में उस टॉक्सिन्स का प्रभाव पड़ने लगता, हमारे रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स खराब होने लगते। उसके अलावा एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होने लगता है, ऑक्सीजन बॉडी को कम मिलने लगता है, तो हमारा शरीर जो है वीक पड़ने लगता है, एनर्जी हमें प्रॉपर नहीं मिलता, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा सेल्स तक ऑक्सीजन उतना ज्यादा जाएगा, फिर वो ग्लाइकोजन से रिएक्ट करके एनर्जी बनाएगा। ये जो तरीके हैं एनर्जी का वो ये है। बट अगर ऑक्सीजन बॉडी को कम मिल रहा है तो क्या होगा, एनर्जी भी आपको कम मिलेगा, मतलब आप ज्यादा एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे। इसके अलावा जो तीसरी बात है, जब बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो ब्रेन तक भी ऑक्सीजन कम जाएगा, और हमारा जो ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा कंजप्शन ब्रेन करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ब्रेन को चाहिए होता है। तो जब हम शॉर्ट ब्रीदिंग करते हैं, हमारा श्वास छोटा चलता है तो ब्रेन को ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं मिल पाता और हम तनाव में रहते हैं। अब नेक्स्ट जो चौथा एक सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जब हम थोरेसिक ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट वक्ष श्वसन करते हैं, तो होता क्या है, एड्रेनल नामक जो हार्मोन्स है उसका सिक्रेशन होने लगता है, और ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशंस के लिए। इस सिचुएशंस में क्या होता है कि जब इंसान नॉर्मली, ये तीन तरह की ब्रीदिंग होता है बट सिचुएशन टू सिचुएशंस होता है। ये ब्रीदिंग तभी होता है जब हम कभी डर की या डेंजर की सिचुएशन में जाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई डर का सिचुएशन होता है तो उस समय हम हांफते हैं, चेस्ट, उसमें थोरेसिक ब्रीदिंग होता है। कभी भी आप देखेंगे जब डरे होंगे, सहमे होंगे, दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे, घबरा रहे होंगे, तो आपका शरीर हांफने लगेगा, क्योंकि उस समय बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो डेंजर से बचने के लिए जब आपको एक क्विक एक्शन लेना होता है तो बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है, तो उस समय बॉडी तुरंत ज्यादा ऑक्सीजन लेना स्टार्ट करता है और चेस्ट आपका एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है, और उस ऑर्गन तक वो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाता है जिस ऑर्गन को एक्टिव होने की उस समय जरूरत है ताकि आप डेंजर से निकल पाए। बट जब आपका यही थोरेसिक ब्रीदिंग हमेशा चलने लगता है तो फिर क्या होता है कि आप हमेशा तनाव में रहने लगते हैं, हमेशा एक दुख का माहौल बना रहता है, हमेशा एक मन में तनाव रहेगा और शारीरिक हेल्थ आपका खराब होता रहेगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो एक पार्टिकुलर सिचुएशन में होना चाहिए जो ओवरऑल हमेशा आपका बना रहेगा और आपके हेल्थ को फिर वो डैमेज करेगा, खराब करेगा। इसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो ये है, चूंकि आप ब्रीदिंग बहुत छोटा ले रहे हैं तो आपका चेस्ट बहुत एक्सपेंड नहीं कर रहा है। चेस्ट का एक्सपेंड ना हो पाने की वजह से आपका जो चेस्ट के नीचे आपका डायफ्राम है उसका भी एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा है। डायफ्राम का एक्सपेंशन ना होने की वजह से डायफ्राम
के ऊपर और नीचे के जो ऑर्गन है उसके मसाज नहीं हो पाते, तो उसका जो हेल्थ है वो भी खराब होने लगता है, समय के साथ वो रुग्ण होने लगते, और फिर आपका समान वायु, योग के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टमक रीजन है, यहाँ समान वायु का जो स्थान होता है, समान वायु कम होने लगता है, तो यहाँ के जो ऑर्गन्स है वो वीक पड़ने लगते हैं, और आपका पेनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, स्टमक, ये सब वीक पड़ने लगते हैं और इनके फंक्शन कम होने लगते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब होने लगता है, पाचन आपका कम होने लगता है, और डाइजेशन जैसे खराब होगा नाना प्रकार की बीमारियां आएंगी। मतलब कि अगर हम देखें तो शोषण गलत होने की वजह से कई सारी बीमारियां आती हैं, और शोषण जब हमारा छोटा होने लगता है, श्वास छोटा होने लगता है, तो छठवां पॉइंट ये है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता, और एक्टिव ना हो पाने की वजह से जो हमारा इम्यूनिटी है वो भी कम रहता है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारा कम होने लगता है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है, सातवां पॉइंट है, वो ये है कि जब हम ब्रीदिंग को जो हमारा छोटा होता है, शॉर्ट्स होता है, तो जो हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाता। पैरासिम्पैथिक सिस्टम के जो मेन नर्व्स हैं, वेगस नर्व्स, कहा जाता है जब डीप ब्रीदिंग होता है तो उसका मसाज होने लगता है, और वो वेगस नर्व से जुड़े हुए जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लीवर है, स्टमक है, लंग्स हैं, ये सब एक्टिव होते हैं, ये अच्छे से काम करते हैं। बट जब उसका मसाज नहीं हो पाता तो इनमें एक्टिवनेस कम होने लगती है, और समय के साथ हम बीमार होने लगते हैं। तो देखिए शॉर्ट ब्रीदिंग का कितना सारा नुकसान है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो हम डीप ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, इस डीप ब्रीदिंग से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। जस्ट जो नुकसान आपको शॉर्ट ब्रीदिंग से हो रहे थे, वो सारे नुकसान को आप खत्म कर सकते हैं, और एक अच्छे हेल्थ को आप अचीव कर सकते हैं डीप ब्रीदिंग के थ्रू। हम बात करते हैं सबसे पहला बेनिफिट, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जब लंबी गहरी श्वास आप लेते हैं, तो होता क्या है कि आपका चेस्ट पूरा एक्सपेंड करता है, तो आपके जो एल्वेलाई हैं वो पूरा ओपन होते हैं। जब पूरा ओपन होते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका बहुत बेहतर तरीके से होता है। जब लंबा और गहरा आप श्वास लेते हैं तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छे से हो पाता है, और सारे एल्वेलाई ओपन हो पाते हैं, तो आपके जो लंग्स के एल्वेलाई हैं वो हेल्दी हो जाते हैं, लंग्स हेल्दी हो जाता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी हो जाता है, रिस्पिरेटरी डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है। अगर आपको एजमा है, राइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, साइनसाइटिस है, माइग्रेन है, टेंशन है, तनाव है, तो ये सब डिजीज आपके ठीक होने लगते हैं। ऑक्सीजन जब आपका बॉडी ज्यादा लेगा तो सेल्स तक ऑक्सीजन से ज्यादा जाएंगे, तो आपका बॉडी एनर्जेटिक फील होगा। दूसरा बहुत बड़ा पॉइंट कि आप एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, अब तीसरी पॉइंट की हम बात करते हैं कि जब आप एनर्जी आपकी तो बढ़ेगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलने से क्या होगा कि ब्रेन तक भी ऑक्सीजन आपका ज्यादा जाएगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन जाएगा। आप कभी भी डीप ब्रीदिंग, अगर आप इस वीडियोस को अभी देख रहे हैं तो अभी आप डीप ब्रीदिंग करके देखिए, आप देखेंगे तुरंत आपको रिलैक्स फील होगा। तो मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए इससे बेहतर उपाय और कोई नहीं है। और अगर आप तनाव में रहते हैं, आपको एंजाइटी रहता है, तो जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करेंगे आप देखेंगे तुरंत आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा, तुरंत तनाव से आप मुक्त होने लग जाएंगे। और चूंकि आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो आपको ब्रेन का हेल्थ काफी इंप्रूव करेगा, कंसंट्रेशन पावर आपका इंप्रूव करेगा, अंदर ही अंदर आप आनंद की अनुभूति आपको होने लगेगी। और अगला हम पॉइंट की बात करते हैं, जब डीप ब्रीदिंग होता है तो क्या होता है कि जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम में मूवमेंट स्टार्ट होता है। जब आप श्वास लेते हैं और श्वास आपका पेट की तरफ जाता है, देखिए अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि श्वास कभी भी पेट की तरफ नहीं जाता, बट ऐसा कहा जाता है कि श्वास पेट की तरफ जाता है, तो इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे मैं आपको इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। श्वास हमेशा लंग्स में ही जाता है और लंग्स ही एक्सपेंड करते हैं, बट होता क्या जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो लंग्स पूरे अच्छे तरीके से एक्सपेंड करता है। जैसे कि गुब्बारा में जब लंबा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास भरेंगे तो पूरा एक्सपेंड करेगा, फूलेगा नीचे से लेकर ऊपर तक। बट अगर आप थोड़ा सा हवा भरेंगे गुब्बारे में तो बस थोड़ा सा वो फूलेगा, पूरा नहीं फूल पाएगा। तो वही चीज हमारा है एल्वेलाई, जब हम गहरा श्वास लेते हैं तो हमारा पूरा एल्वेलाई, जितने हमारे लंग्स में एल्वेलाई हैं वो पूरे एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड करते हैं तो वो नीचे की ओर दबाव डालते हैं और हमारा डायफ्राम है नीचे की ओर जाता है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो पेट बाहर की ओर आता है। अब देखिए पेट में कभी भी श्वास नहीं जाता, बट ये प्रोसेस डीप ब्रीदिंग करने के लिए जो प्रोसेस है उस प्रोसेसिंग के दौरान डायफ्राम नीचे जाता है और पेट बाहर आता है, बट श्वास लंग्स में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए। अब आगे की हम बात करते हैं कि जैसे डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो होता क्या है, फिर जब हम एक्सहेल करते हैं तो पेट अंदर की ओर आता है तो डायफ्राम फिर से ऊपर आता है। तो डायफ्राम के ऊपर आप देखेंगे लंग्स होता है, हार्ट होता है ना, तो उनके मसाज काफी अच्छे से हो जाते हैं। डायफ्राम के नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका स्प्लीन है, स्टमक है, पेनक्रियाज है, लीवर है, उनका काफी अच्छा मसाज हो जाता है।
और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इनके अच्छे मसाज होने से इनके हेल्थ इंप्रूव कर जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड कोई भी डिजीज है वो ठीक हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अच्छा काम करने लगता है, खाना अच्छा पचने लगता है, आपका एपेटाइट बढ़ जाता है, भूख अच्छे लगने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन गैस वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो वो ठीक होने लग जाता है, क्योंकि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो समान वायु आपका एक्टिव होने लगता है। ये जो हमारा स्थान है, चेस्ट वाला स्थान है, ये प्राण का है, उसके नीचे समान का है, फिर अपान का है। तो समान आयु जैसे ही आपका एक्टिव होगा, समान आयु वो सारे ऑर्गन्स को, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं उसको आपका एक्टिव करने लग जाएगा। और जब प्राण वायु आपका एक्टिव होगा तो आपका चेस्ट और लंग्स से रिलेटेड ऑर्गन है वो सब आपके बेहतर काम करने लग जाएंगे, फंक्शन करने लग जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई डिजीज है तो वो भी ठीक हो जाएगा, और नहीं है तो ये हमेशा एक्टिव और अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। बहुत ज्यादा उनकी चांस है कि वो बेहतर परफॉर्म करेंगे, आपका हेल्थ काफी बेहतर रहेगा। अब ये चूंकि पैरासिम्पैथिक जो डीप ब्रीदिंग है पैरासिम्पैथिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, तो उसके जो नर्व्स हैं, वेगस नर्व्स, उसकी वो बहुत अच्छे से मसाज करता है। तो उसके स्टिमुलेशन से क्या होता है कि वेगस नर्व जिन जिन ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, वो आपके हार्ट को, लीवर को, स्टमक को, लंग्स को, ये सारे के फंक्शंस इंप्रूव कर जाते हैं, बेहतर हो जाते हैं। अब आगे की हम बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने से क्या होता है कि इम्यूनिटी आपकी काफी अच्छी हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव करने लगता है। तो यदि आप बीमार हैं तो जरूर अपने कुछ आप चेक करें कि आपकी श्वास कैसा है। अगर तो वो बहुत धीमा है, छोटा है, तो उसको बदलने की जरूरत है, और अगर लंबा है, गहरा है, तब तो बहुत ही अच्छा है। बट ऐसा होगा नहीं। मेरा अभी तक का जो अनुभव है, जितने भी पेशेंट्स को मैंने अभी तक देखा है, हजारों पेशेंट मेरे थ्रू निकल चुके हैं जिनको मैंने ट्रीट किया है, और रेगुलर पेशेंट को मैंने देखता हूं, और उन पे मैं ये ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूं। चूंकि हमारा होलिस्टिक ट्रीटमेंट है तो इसमें हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योगा सबको अप्लाई करते हैं। तो उनके ब्रीदिंग को मैं ऑब्जर्व करता हूं कि उनका ब्रीदिंग कैसा चल रहा है। और मैंने अभी तक मैं कहूं कि 100% पेशेंट को मैंने देखा है कि अगर कोई बीमार है तो उसका ब्रीदिंग सही नहीं चल रहा है, और अगर वो अपना ब्रीदिंग को सही कर दे तो उसका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। बहुत ज्यादा चांस है कि उसका हेल्थ अच्छा हो जाएगा। और ये ब्रीदिंग आपका एक फ्री मेडिसिन है जो फ्रीली अवेलेबल है, जो आप हमेशा लेते हैं, बट गलत तरीके से लेंगे। जैसे मैंने खाने का एग्जांपल लिया कि अगर आप खाना खा रहे हैं, हर कोई खा रहा है, बट गलत तरीका हो खाने का तो खाना ही आपको बीमार कर देगा। बट अगर तरीका सही हो खाने का तो फूड एज ए मेडिसिन, जिसकी हम बात करते हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फूड। तो फूड एज ए मेडिसिन, फूड आपका मेडिसिन की तरह काम करने लगता है, किसी दवा की जरूरत नहीं है। आप अपने खाने को सुधार के ही अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका ब्रीदिंग। अगर आप खाने के साथ साथ अपने ब्रीदिंग पैटर्न को भी सुधार दो तो सोने में सुहागा वाली बात है, आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव कर जाती है। तो यहाँ पे आपको अपने ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो कैसा चल रहा है। अगर वो गलत है तो उसको सही करने की जरूरत है, और सही है तो बहुत ही अच्छी बात है, और गलत है तो उसको आप सही कीजिए। और अभी आप अपने ब्रीदिंग को चेंज करके देखिए, अगर आप गलत ले रहे हैं तुरंत आपको महसूस होगा कि आप बहुत बेहतर फील करेंगे। तो जैसे ही आप डीप आप ब्रीदिंग करते हैं तो होता क्या है कि आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने लगता है, माइंड काम डाउन होने लगता है, वासनाएं नियंत्रित होने लगती है, मन की चंचलता कम होने लगती है, अपने आप में कमांड आने लगता है, आपका हेल्थ बेहतर होने लगता है, आपकी इम्यूनिटी बेहतर होने लगती है। साथ ही साथ आप आनंद की अनुभूति करते हैं, आपको एक प्लेजरेबल फीलिंग आता है, आपको आनंद अंदर ही अंदर एक अच्छा फीलिंग, और तुरंत आप कम डाउन फील करेंगे। अभी आप करके देखिए, आपको खुद ही विश्वास होने लगेगा कि जैसे ही आप करना प्रारंभ करेंगे आप एक बहुत ही आनंदित अंदर से आप फील करना स्टार्ट करेंगे। तो अब बात है कि डीप ब्रीदिंग हम करते कैसे हैं। मैंने जैसे बताया ब्रीदिंग के 3 तरीके हैं, उसको ऐड कर देने पे चौथा ब्रीदिंग यौगिक ब्रीदिंग बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रीदिंग के 4 तरीके हैं। तो बाकी की बात हम बाद में करेंगे। अभी की मैंने 2 ब्रीदिंग का बात किया, थोरेसिक ब्रीदिंग। तो थोरेसिक ब्रीदिंग कब होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉडी जो है आपका थोरेसिक ब्रीदिंग को चेंज कर देगा। बट उस सिचुएशन में जब फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन की जरूरत है तो बॉडी खुद वो श्वास एक्टिव कर लेता है। बट अगर हम निरंतर नॉर्मल दिनचर्या में भी उसी तरीके से सांस ले रहे हैं तो ये हमारी बीमारी को जन्म देगा, और हम हमेशा तनाव में रहेंगे, परेशान रहेंगे। और यही एक वजह है आज के समय में मैक्सिमम लोग तनाव में हैं, एंजाइटी है, नींद अच्छे से नहीं आ रहे हैं, नाना प्रकार के डिजीज हो रहे हैं, स्टमक उनका अच्छा काम नहीं कर रहा, हार्ट उनका अच्छा काम नहीं कर रहा। इसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारा श्वास है, और इसीलिए योग में प्राणायाम का इतना महत्व है। प्राणायाम का मतलब भी होता है श्वासों को नियंत्रित और विस्तृत करना, है ना। तो श्वास जब तक आपके अच्छा नहीं होगा तब तक आप एक अच्छे हेल्थ और पीसफुल माइंड की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो श्वासों को बेहतर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात है कि ये श्वास को लेना कैसे होता है, डीप ब्रीदिंग करना कैसे होता है।
तो डीप ब्रीदिंग में अभी हम बात करें उदरीय श्वसन की, बाकी श्वसन की हम बाद में बात करेंगे, योग श्वसन की हम अदर वीडियोस में बात करेंगे कि उसका क्या रूल एंड रेगुलेशन है और उसे कैसे करना चाहिए। बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं वो एडवॉल्व ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, उदरीय श्वसन की बात कर रहे हैं। और सामान्य सिचुएशन में, नॉर्मल दिनचर्या में भी आपका उदरीय श्वसन ही होना चाहिए। तो अगर आप अपने ब्रीदिंग को देखिए कि आपका श्वसन कैसा चल रहा है, अगर तो थोरेसिक ब्रीदिंग चल रहा है तो उसको आप तुरंत चेंज कीजिए और उसको उदरीय श्वसन में ले आइए। कुछ दिनों के अभ्यास से आप देखेंगे कि आपके श्वास का पैटर्न चेंज हो जाएगा और आप अपने हेल्थ को देखेंगे कि बिल्कुल वो ट्रांसफॉर्म होने लगेगा। तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों आपका बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो एंडोर्फिन्स नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है जो आपके मन को शांत करता है और अंदर ही अंदर आपको खुशी का अनुभव देता है और आपके हेल्थ को काफी बेहतर कर देता है। इवन जब एंडोर्फिन्स का सिक्रेशन होता है तो इससे क्या होता है, अगर बॉडी में आपका कहीं भी पेन है, किसी भी जगह पेन है, तो उस पेन के रिलीफ देने में भी ये बहुत योगदान, ये जो हार्मोन्स है एंडोर्फिन हार्मोन्स, ये पेन से आपको काफी अच्छा रिलीफ देता है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के पेन से भी सफर करते हैं तो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पेन खत्म हो जाएगा। और मैंने अपने कई पेशेंट पे अप्लाई किया है डीप ब्रीदिंग का अभ्यास का, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट पे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट पे, मसल्स पेन के पेशेंट पे, डिफरेंट जो पेन होते हैं, साइटिका के पेशेंट पे, स्लिप डिस्क के पेशेंट पे जिनको पेन होता था, जब मैंने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया उनके पेन में उनको काफी रिलीफ मिला। तो अब हम बात करते हैं कि डीप ब्रीदिंग को करना कैसे है, एडवांस ब्रीदिंग को करना कैसे है, उदरीय श्वसन के तरीके क्या हैं। अगर तो आप बिगिनर हैं तो मैं आपको बता रहा हूं बिगिनर को कैसे करना है और फिर आप प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे। डीप ब्रीदिंग के अभ्यास के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो आपको करना क्या है, शवासन पे लेट जाइए, अपने दाहिने हाथ को आप स्टमक के ऊपर रखिए, नाभि के जस्ट ऊपर, और बाएं हाथ को छाती पे रख लीजिए और लंबा गहरा श्वास लेना स्टार्ट कीजिए। श्वास लेते समय बस आप ये ध्यान रखिए कि जब इनहेल करें तो आपका पेट एक्सपेंड करे, गुब्बारे की तरफ फूले, और जब एक्सहेल करें तो पेट अंदर की ओर जाए और छाती में किसी भी प्रकार का मूवमेंट ना हो, सिर्फ पेट में मूवमेंट्स हो। अब दूसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आपका जो श्वास वो लंबा और गहरा हो, और जितना लंबा गहरा श्वास आप लें उतनी ही लंबी गहरी आप श्वास छोड़ें। तो आपको करना क्या है कि कोशिश करना है कि श्वास इतना लंबा और गहरा हो कि खुद को भी श्वासों की गति की आवाज सुनाई ना दे, बहुत ही धीमा और लंबा और गहरा। ठीक है, इस तरीके से एक बार देखने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लें, अब लंबी गहरी श्वास छोड़ें। ऐसा मैंने एक बार किया और ऐसा आपको करना है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है। ठीक है, विद अभ्यास आप देखेंगे धीरे धीरे होने लगेगा। इनिशियली ना भी हो, कुछ बिगिनर्स अगर आप हैं या ज्यादा ओल्ड एज हो गया है, बहुत लंबे समय से अगर आप वक्ष श्वसन कर रहे हैं तो थोड़ा सा शुरुआत में आपको करने में दिक्कत हो सकता है, बट धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपका यूज टू होने लगेगा। लंबा गहरा श्वास लेना है, लंबा गहरा श्वास छोड़ना है। बट विथ प्रैक्टिस आप इसको कुंभक के साथ भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल ब्रीदिंग में आपको कुंभक की जरूरत नहीं है। लंबा श्वास लिया, अंदर रोका, फिर लंबा गहरा श्वास छोड़ दिया, फिर बाहर रोका। ठीक है, ये एडवांस प्रैक्टिस हो गया इसका। और नॉर्मल प्रैक्टिस, लंबा श्वास लिया, लंबा श्वास छोड़ा। अब इसको देखिए डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इसमें क्या करना है, श्वासों को जितना लंबा और गहरा आप कर पाए, पहला चीज। और दूसरा चीज कि उसको जितना साउंडलेस कर पाए और उसकी ड्यूरेशन को जितना बढ़ा पाए, जितना लंबा गहरा कर पाए आप। ठीक है, अब ये तो हुआ लेट के करने का अभ्यास, बट इनिशियली आप हाथ को रख के करें। जब आपको पेट का रिदम महसूस होने लग जाए तो हाथ की आवश्यकता नहीं है। हाथ इसलिए है ताकि आप अपने पेट के रिदम को फील कर पाए और श्वासों के साथ ट्यून कर पाए। आफ्टर दैट आप क्या करते हैं कि हाथों को आप बाहर कर दीजिए, श्वासन में लेट जाइए और डीप ब्रीदिंग करना स्टार्ट कीजिए। एक बार मैं बिना हाथ के आपको दिखा रहा हूं, आप स्टमक को देख सकते हैं, इसके मूवमेंट्स को आप महसूस कर सकते हैं और आपको विजिबल भी ये हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो स्टमक आपको मूव करते हुए दिखेगा।
ये मैंने 1 श्वास अपना कंप्लीट किया। कोशिश करना है इनिशियली रेशियो को 1:1 का रखने का, जितना लंबा गहरा आप श्वास लें उतना ही लंबा गहरा श्वास छोड़ें, ठीक है। बट अभ्यास के साथ और इसके भी एडवांस प्रैक्टिस है जिसमें हम अलग अलग रेशियो से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और बेहतर रिजल्ट्स के लिए। बट नॉर्मली एक सामान्य कंडीशन में ये आपको करना आपके लिए उचित है। दूसरा जो तरीका है, बैठ के भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, बल्कि आपको बैठ के ही करना है। इनिशियली आप बिगनर हैं तो लेट के करें और प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप बैठ के करें। जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं बैठ जाएं। मैं अभी सिद्धासन पे बैठा हूं और इस प्रैक्टिस को आप करें। बट आपको ये ध्यान रहे, जब आप अभ्यासरत हो जाएं, अच्छे से आपका प्रैक्टिस होने लग जाए, तो नॉर्मल दिनचर्या में भी आप धीरे धीरे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। और ऐसा कोशिश करें कि थोरेसिक ब्रीदिंग आपका चले ही ना। नॉर्मल सिचुएशन में आपका ये जो है डीप ब्रीदिंग, उदरी श्वसन, यही चले। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप देखेंगे अपने स्वस्थ में आप 4 चांद लगा पाएंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो और ज़्यादा स्वस्थ हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। और अगर आप बीमार हैं तो आपकी बीमारियां ठीक होने लगेंगी और आप हेल्दी होने लग जाएंगे। बशर्ते कि अदर किसी और वजह से आप बीमार ना हो। बट अगर किसी और भी वजह से बीमार हैं और अगर एक वजह आपका श्वास भी है तो कम से कम आपने एक वजह को तो ठीक कर दिया और आप देखेंगे कि आपका हेल्थ इंप्रूव करने लग जाएगा, आप हेल्दी होने लग जाएंगे। अब देखिए कि आपको बैठ के कैसे करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फिर से एक बार हाथ को मैं यहाँ रख के आपको दिखा रहा हूँ, एक बार बिना हाथ के दिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, 1 ब्रीदिंग मैं लेके दिखा रहा हूँ। चाहे तो आप हैंड को चेस्ट पे भी रख लें, मूवमेंट सिर्फ हैंड्स पे होना चाहिए। आप देख सकते हैं हैंड्स के मूवमेंट को। ये 1 ब्रीदिंग था, आपने देखा लेफ्ट हैंड में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था बट राइट हैंड में मूवमेंट था। मतलब ये एडमॉल ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग हो रहा है ना। तो ऐसे ही आपको करना है। बिना इनिशियली आप हैंड का यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप शवासन में करें। अगर बैठ के आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस और आप कंफर्ट फील करते हैं तो बैठ के ही आप डायरेक्ट स्टार्ट करें। अदरवाइज पहले शवासन में कर लें, देन फिर बैठ के, देन फिर आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं। फिर आप किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, हर स्थिति परिस्थिति में घूमते फिरते। एक नॉर्मल दिनचर्या में जैसे हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग चलता है, थोरेसिक ब्रीदिंग चलता है, सोलो ब्रीदिंग चलता है, छिछला चलता है, उसको आप अगर इस अभ्यास के थ्रू अगर आप रिदम में ले आए और होल डे अगर ये प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप देखेंगे कि आप हेल्थ वाइज काफ़ी बेहतर फील करने लगेंगे। और हर वो बीमारी, ऐसे लोग जो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है और आपने भी देखा होगा कि लोग नाना प्रकार की बीमारियों से सफ़र करते हैं, कई बार मेडिकली ठीक नहीं हो पाते और बहुत ट्रीटमेंट के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। तो ऐसे अगर लोगों को इस तरह के ब्रीदिंग टेक्निक्स बताया जाए, हो सकता है कि वो अपने श्वास गलत तरीके के लेने की वजह से ही बीमार हो या तो फिर उस वजह से वो ठीक ना हो पा रहे हों, तो उनका हेल्थ काफ़ी जल्दी इंप्रूव कर जाएगा। इसीलिए प्राणायाम में काफ़ी सारे, प्राणायाम के योग में प्राणायाम के काफ़ी सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं और कहा गया है कि प्राणायाम करने पे काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं और हमारा डिजीज ठीक हो जाता है। इवन प्राणायाम जो है हमें ध्यान की अवस्था में पहुंचने में भी हेल्प करता है, क्योंकि वो मन को स्थिर कर देता है ना। जैसे मैंने आपको बताया, चले वाते चले चित्तम, निश्चलम निश्चले भवेत्। तो अब यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि इसको आप बिना हाथ के भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बिना हाथ के मूवमेंट्स के दिखा रहा हूं कैसे आपको करना है। यदि आपने ध्यान से देखा हुआ तो स्टमक में मूवमेंट्स आपको महसूस हो रहा होगा। तो आप इसको प्रैक्टिस में लाइए। आप देखेंगे जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे आपका हेल्थ काफ़ी बेहतर हो जाएगा। इवन ये आपकी एज को भी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है और आपका आयु जो है, एज जो है, काफ़ी लंबा हो जाता है। एक साइंटिफिक स्टडी आपको बताता हूँ और योगिक साइंस भी ये कहता है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो जितने कम श्वास लेते हैं वो उतना ज़्यादा जीते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें, कछुआ जो है 1 मिनट में 3 से 4 ही श्वास लेता है और उसकी एवरेज जो एज है वो 150 ईयर्स है, 150 साल है। और कछुआ ऐसा पाया गया है कि मैक्सिमम जो है 300-400 साल तक भी जीते हैं। और अगर वहीं पे आप देखें, एक कुत्ते का एग्जाम्पल हम लें जो
लगभग 15 से 30 सांस 1 मिनट में लेता है, उसकी जो एज है मात्र 12 से 15 साल ही होते हैं। लेकिन एक इंसान की हम बात करें तो इंसान जो 1 मिनट में 12-14 श्वास लेता है और वह 60-70 साल जी पाता है। तो श्वास जितना कम होगा, जो हमारे योगी हैं जो अपने श्वासों पे नियंत्रण स्थापित कर पाए, प्राणायाम को सिद्ध कर पाए, वो अपने आयु को लंबा कर पाए और मैक्सिमम योगी लंबे लंबे समय तक जी पाए और उनके ब्रीदिंग में काफ़ी कंट्रोल था। तो अगर आप भी इन अभ्यास को अपने रूटीन्स में ला पाते हैं और जो अपने श्वास के तरीके हैं उसको आप चेंज करके तरीके को बदल पाते हैं और इस तरीके से श्वास ले पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही बेहतर फील करेंगे, आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और एक फ्री का एक मेडिसिन भी आपको मिल जाएगा और आपकी जीवन काफ़ी बेहतर हो जाएगी, मन आपका शांत हो जाएगा। आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका मन एकाग्र होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। मतलब काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स इतने हैं कि उसे अगर आप देखें तो जब आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है तो ओवरऑल आपका हेल्थ इंप्रूव होता है, माइंड आपका एकाग्र होता है, तो उससे बहुत कुछ आप अचीव कर सकते हैं। एकाग्र मन से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, अच्छे हेल्थ से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। तो बेनिफिट्स इतने हैं जो शायद अनगिनत हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स को मैंने बताने का प्रयास किया है और उसके अलावा भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। अब अगर इसके विषय में आप बहुत ज़्यादा गहराई से स्टडी करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, या तो आपको डाउट है, कुछ भी डाउट है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है या नहीं, तो आप स्टडी कर सकते हैं। स्वामी निरंजनानंद जी की बुक आती है प्राण एंड प्राणायाम, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। प्राणायाम रहस्य पढ़ सकते हैं। स्वामी रामा जी की बुक आती है साइंस ऑफ ब्रीदिंग, उसको आप पढ़ सकते हैं। उनमें बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस दिए गए हैं, रिसर्च दिए गए हैं और डीप ब्रीदिंग के विषय में बताया गया है, तो उनको आप पढ़िए, आपका ज्ञान और बढ़ेगा। और अगर आप मुझसे और कुछ जानना चाहते हैं, कोई भी आपको डाउट रह गया हो डीप ब्रीदिंग के विषय में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी उनके आंसर के साथ आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा। और भी अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड या तो किसी और हेल्थ से रिलेटेड या योग से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब जल्दी हम देने का प्रयास करेंगे। और यदि आप में से कोई ऐसा है जो इस ब्रीदिंग पैटर्न को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करता है और आपको कुछ बेनिफिट इससे मिला है, और या तो आप जानते हैं कि इससे बेनिफिट्स होता है और आपने कुछ महसूस किया है, तो आप भी जरूर कमेंट कीजिए। क्योंकि इससे होता यह है कि जो लोग नए हैं और इसको जब पहली बार सुन रहे हैं तो शायद उनके लिए बिलीव कर पाना मुश्किल होता है, बट आप जब कमेंट करेंगे और पॉजिटिव उनको सुनने को जानने को मिलेगा तो उन्हें बिलीव बिल्डअप होगा। तो जैसे भी हो, आप अगर ऐसा करते हैं तो आपका भी और बाकी लोगों का भी इससे भला होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के किसी यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपके स्वास्थ्य के मंगल कामना के साथ नमस्ते।